पिछले कई दशकों में हमने देखा है कि टू सेटल स्कोर्स विद द फैमिली मेंबर्स बहुत झूठी एफआईआर दिखाई गई हैं, वेग एलिगेशन रहे हैं और फैमिली जिससे शुरुआत में जैसे आपने कहा है कि कोई मर्चेंट नेवी में है तो कोई बॉम्बे में है, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई हैं और वो लोग फिर एंटीसिपेटरी बेल या ट्रायल के लिए जाते रहे। सरकार को आने वाले वक्त में जिस तरह से गारंटीज दे रहे हैं कि जी आपको 5,000 रुपये दिया जाएगा या 10,000, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें गारंटी, सरकार को गारंटी देनी पड़ेगी कि आप अपने बच्चों की शादी करो, आपके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। मैं सच बता रहा हूँ आपको विप्लव, जो परिस्थितियां जिस तरह से बनती जा रही है कि मैजिस्ट्रेट आपको डिस्चार्ज नहीं कर रहा, सेशन में रिवीजन में आपको डिस्चार्ज नहीं हो रहे, हाईकोर्ट आपको आकर के रिलीफ नहीं दे रहा, और आप ये देखिए कि वो आम आदमी किस तरह से परेशान होकर के वकीलों के साथ इस जुडिशियल सिस्टम से जो जूझ रहा है 20 साल तक, आपने उसकी जिंदगी के सुनहरे 20 साल एक गलत सेक्शन के तहत इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट फाइल करके जो क्रिमिनल मशीनरी है हमारी इस देश की, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। बुनियादी तौर पे जब सबसे पहले आपके पास एफआईआर आया तो आपको एफआईआर में देखना होगा कि कितने अक्यूज्ड हैं, उन अक्यूज्ड का क्या रोल है और क्या क्या एलिगेशंस हैं। जो बिल्कुल ही प्राइमा फेसाई आपको लगता है कि ये एब्सर्ड एलिगेशंस हैं, उनकी एफआईआर की क्वॉशिंग की पिटिशन अलग होनी चाहिए विप्लव। और जो बाकी अक्यूज्ड हैं, जैसे संभवतः भाई हो सकता है और पति हो सकता है, उनको एक अलग श्रेणी में रख करके उनकी क्वॉशिंग पिटिशन के ग्राउंड्स उनसे अलग होने चाहिए, जिससे कि कोर्ट को भी कंफ्यूजन ना हो और इंटरमिंगल्ड ना हो कि एक के ग्राउंड्स दूसरे के ग्राउंड में मिंगल्ड हो रहे हैं। कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। और जो प्राइमा फेसाई आपको लगता है कि बिल्कुल ही एब्सर्ड इनके खिलाफ बात है कि जी मेरे मुंह में तोड़ी का छिलका डाल दिया, ये अगर इन बातों पे हमारी अगर पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एफआईआर रजिस्टर करके अगर इनको इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट फाइल कर रही हैं तो बहुत ही दुखद, वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है। 498A यानी कि दहेज एक्ट की जैसे ही एफआईआर होती है पूरा परिवार परेशान हो जाता है, लगातार डर सताने लगता है, कहीं पुलिस ना आ जाए, कहीं हमारी गिरफ्तारी ना हो जाए, अदालत में हम कैसे फेस करेंगे, ओ आपराधिक मुकदमा है, इसको कैसे झेलेंगे। बहू ने पूरे परिवार के खिलाफ लिखा दिया है। जो नंद अमेरिका में रह रही थी, बेंगलोर में रह रही थी, आप रह रहे थे मुंबई में, लड़की रह रही थी, बहन रह रही थी कर्नाटक में, उसका भी नाम लिखा दिया है। जीजा का भी नाम लिखा दिया है, वो जो मर्चेंट नेवी में है, 6 महीना तो बाहर ही रहते, उनका भी नाम लिखा दिया है। लेकिन इस सब के बीच में आप बहुत परेशान हो जाते हैं कि साहब 498 की एफआईआर हो गई, हम करें क्या। और आप जब भी गलत स्टेप लेते हैं आप उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि सालों साल मुकदमा चलता रहता है, आप पूरा परिवार भागता रहता है कोर्ट अदालतों में। और अगर सही डायरेक्शन में और सही राय के साथ, कानूनी राय के साथ आप बढ़ेंगे तो 498A डीपी एक्ट 3-4 सेक्शन 3-4 डीपी एक्ट जैसे अपराध कुछ नहीं है। 90% मामलों को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर रहा है और ये बात आपको समझने वाली है। आज हम एक महत्वपूर्ण जजमेंट पे बात करने जा रहे हैं जो बिल्कुल रीसेंट का जजमेंट है, घनश्याम सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी। इसमें 498A 406 और धारा 34 की एफआईआर थी। 1998 में शादी हुई थी और 2002 में कंप्लेन की गई और 2025 में जजमेंट आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया है। इनिशियल ये है कि दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं दिल्ली पुलिस में, दोनों सब इंस्पेक्टर थे, शादी होती है, विवाद हो जाते हैं, लड़की माता पिता 5 बहनें सबका नाम लिखा देती है। सेशन कोर्ट इस मामले में डिस्चार्ज कर देता है पूरे परिवार को, लेकिन लड़की हाईकोर्ट पहुंचती है, हाईकोर्ट में वो मैटर रिवर्स हो जाता है, यानी कि वो कहते हैं कि सेशन कोर्ट का फैसला गलत है। लड़का अब जाता है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में फिर दोहराया है, ना कहीं स्पेसिफिक आपने घटनाक्रम को बताया, ना टाइम बताया, ना डेट बताया, बस पूरे परिवार का नाम लिखा दिया। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट विकास गुप्ता सर जुड़ गए हैं। विकास गुप्ता सर को आप पहले ही जानते हैं, लीगल रिपोर्टर में कई बार हमारे साथ उन्होंने मैट्रिमोनियल सीरीज में बहुत से वीडियो किए हैं। करीब 35 साल का सर को अनुभव है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और विभिन्न निचली अदालतों में भी जाके बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। विकास सर, ये जो घनश्याम सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी का जजमेंट आया, फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने रिपीट कर दिया है। कहा साहब ना कोई स्पेसिफिक डेट है, ना टाइम है, ना घटनाक्रम है, आपने पूरे परिवार का नाम लिखा।
विप्लव, अगर पिछले एक साल में देखा जाए तो बहुत ही रिमार्केबल जजमेंट्स 498 को लेकर के आई हैं। ये रीसेंट जजमेंट है। मैं शुरुआत करूंगा पिछले एक साल में। अगर आप अचिन गुप्ता वाली जजमेंट पे देखेंगे, और शायद हमने उस पर एक वीडियो भी किया था, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रीति गुप्ता की जजमेंट, पुरानी सारी जजमेंट को रिट्रेट करते हुए लॉ कमीशन को भी ये रिकमेंडेशन करी थी कि आप सरकार को रिकमेंड करें कि 498A को जो आईपीसी में था वही रूबरू नए बीएनएस में भी आ गया, वही। और उनका ये स्पष्ट रूप से कहना था कि अब शायद वक्त आ गया है कि हमें इस प्रावधान से, इस स्टैट्यूट के इस सेक्शन से नमाज मिलनी चाहिए। क्योंकि क्या हुआ है कि पिछले कई दशकों में हमने देखा है कि टू सेटल स्कोर्स विद द फैमिली मेंबर्स बहुत झूठी एफआईआर लिखाई गई हैं, वेग एलिगेशन रहे हैं, और फैमिली जिससे शुरुआत में जैसे आपने कहा है कि कोई मर्चेंट नेवी में है तो कोई बॉम्बे में है, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई हैं, और वो लोग फिर एंटीसिपेटरी बेल या ट्रायल के लिए जाते रहे शुरुआती दौर में, और अगर कॉस्ट नहीं, डिस्चार्ज नहीं हो पाया तो वो एक ट्रायल में गए, और जो प्रोसेस ही अपने आप में पनिशमेंट है। जैसे अभी आपने देखा कि घनश्याम वाला की एफआईआर 2002 की और कॉशिंग जाकर के हो रही है 2025। तो आप सोच सकते हैं कि 23 साल का एक समय परिवार के उन सदस्यों को जिनका कोई लेना देना नहीं, जिनका कोई मतलब नहीं, उसमें क्या होगा। और मैंने एक दिन हंसते हुए कोर्ट में कहा भी कि शायद सरकार को आने वाले वक्त में जिस तरह से गारंटीज दे रहे हैं कि जी आपको 5,000 रुपए दिया जाएगा या 10,000, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें गारंटी, सरकार को गारंटी देनी पड़ेगी कि आप अपने बच्चों की शादी करो, आपके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। मैं सच बता रहा हूं आपको विप्लव, जो परिस्थितियां जिस तरह से बनती जा रही हैं, जिस तरह से इन प्रावधान का दुरुपयोग किया, निरंतर दुरुपयोग किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट दारा लक्ष्मी हो, अंचित गुप्ता हो, प्रीति गुप्ता हो, निरंतर कह रहा है। लेकिन कई बारी आप ये देखिए कि जब डिस्चार्ज पे भी जा रहे हैं और मटेरियल नहीं है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, तो डिस्चार्ज, ये कॉशिंग का एक रास्ता अलग है, लेकिन डिस्चार्ज भी मैजिस्ट्रेट आपको डिस्चार्ज नहीं कर रहा, सेशंस में रिवीजन में आपको डिस्चार्ज नहीं हो रहे, हाईकोर्ट आपको आकर के रिलीफ नहीं दे रहा। और आप ये देखिए कि वो आम आदमी किस तरह से परेशान होकर के वकीलों के साथ इस जुडिशियल सिस्टम से जो जूझ रहा है 20 साल तक, आपने उसकी जिंदगी के सुनहरे 20 साल एक गलत सेक्शन के तहत इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट फाइल करके जो क्रिमिनल मशीनरी है हमारी इस देश की, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है कंप्लेनेंट के द्वारा। और शायद स्टेट भी कहीं ना कहीं पार्टी है कि उस मशीनरी को अलाउ कर रही है यूटिलाइज होने के लिए। ठीक है, मैं इस आपकी बात को थोड़ा सा इंडोर्स करते हुए आगे बढ़ाता हूँ। हमारे दर्शकों को एक बात समझना चाहिए, इस जो घनश्याम सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी का हमने उदाहरण लिया है, 23 साल उस आदमी को लग गए, 23 साल, 23 ईयर्स, पूरा समय बीत गया इसी मुकदमेबाजी में कि अब डिस्चार्ज हुए, अब हाई कोर्ट आए, अब सुप्रीम कोर्ट आए। इसको फैसले को कोर्ट ने लिखते हुए एक शब्द कंप्लेनेंट के लिए नहीं लिखा, आईओ के लिए नहीं लिखा, पूरी नीचे की जुडिशियल व्यवस्था पे नहीं लिखा। 23 साल के बाद कहा कि कोई बात नहीं साहब, वो झूठी थी, लेकिन उसका 23 साल का कोई नहीं। विकास सर, जो इम्पोर्टेंट बात है वो आज इसलिए करने लायक है कि आप अगर इस पिछले एक दशक में आए हुए 498 के खिलाफ जजमेंट को बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों, तो आधा घंटा तो इसी में निकल जाएगा, क्योंकि इतने जजमेंट हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी फियर है, जैसे ही एफआईआर होती है उन्हें फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपकी एफआईआर में बाकी फैमिली में को और जो मेन अक्यूज्ड है, जिसको आप हस्बैंड कह सकते हैं या फादर इन लॉ या मदर इन लॉ के खिलाफ क्या है, आपको सेग्रीगेट करने पड़ेंगे कि एलिगेशंस क्या क्या है। अगर आप बुनियादी तौर पे जब सबसे पहले आपके पास एफआईआर आया तो आपको एफआईआर में देखना होगा कि कितने अक्यूज्ड हैं, उन अक्यूज का क्या रोल है और क्या क्या एलिगेशंस हैं। जो बिल्कुल ही प्राइमा फेसाई आपको लगता है कि ये एब्सर्ड एलिगेशंस हैं, उनकी एफआईआर की क्वॉशिंग की पिटिशन अलग होनी चाहिए विप्लव। और जो बाकी अक्यूज्ड हैं, जैसे संभवतः भाई हो सकता है और पति हो सकता है, उनको एक अलग श्रेणी में रख करके उनकी क्वॉशिंग पिटिशन के ग्राउंड्स उनसे अलग होने चाहिए, जिससे कि कोर्ट को भी कंफ्यूजन ना हो और इंटरमिंगल्ड ना हो कि एक के ग्राउंड्स दूसरे के ग्राउंड में मिंगल्ड हो रहे हैं। तो आपने देख लिया कि अगर 5 लोग हैं, 3 लोगों का संभवतः कोई रोल ही नहीं है और एलिगेशन, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है,
और जो प्राइमा फेसाई आपको लगता है कि बिल्कुल ही एब्सर्ड इनके खिलाफ बात है कि जी मेरे मुंह में तोड़ी का छिलका डाल दिया, ये अगर इन बातों पे हमारी अगर पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एफआईआर रजिस्टर करके अगर इनको इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट फाइल कर रही हैं तो बहुत ही दुखद, वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है विप्लव। तो मुझे लगता है कि उनको क्वॉशिंग ऑफ द एफआईआर में जाना चाहिए। और अगर कहीं ना संभवतः एक मैं इसमें कैविएट आपको डाल रहा हूं कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि नहीं वी विल नॉट स्टिफल विद द इन्वेस्टिगेशन, लड़के के या उसके भाई के, माता पिता का अलग एक रोल हो गया, उसमें हम इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर देखेंगे तो चार्जशीट पे भी आप सिंपली एफआईआर के एलिगेशंस के हिसाब से मत जाइए। चार्जशीट का मतलब ही यही है कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो मटेरियल आया है क्या वो डिस्क्लोज करता है कोई ऑफेंस को या नहीं। एलिगेशंस को भूल जाइए, क्या एलिगेशंस तो आपने लगा दी और एक एफआईआर रजिस्टर हो गई, लेकिन क्या उसके बाद आपको ऐसा कुछ मटेरियल मिला है? अगर लड़की ने, कंप्लेनेंट ने कहा है कि मेरे साथ मारपिटाई हुई है, तो क्या कोई एमएलसी रिकॉर्ड्स हैं, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी, या कहीं किसी डॉक्टर की, प्राइवेट डॉक्टर की कोई रिपोर्ट है? ऐसा नहीं है कि कह दिया जी और आपने उसको मटेरियल मान लिया। जो चार्जशीट में मटेरियल आ रहा है वो ये वाले मटेरियल हैं। अगर आप ये पाते हैं कि चार्जशीट की इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चार्जशीट फाइल हुई है उसमें संभवतः आपके खिलाफ कोई ऐसा मटेरियल ही नहीं है जो किसी ऑफेंस की तरफ पॉइंट आउट करता है, तो आपको क्वॉशिंग ऑफ द चार्जशीट जाना चाहिए। मतलब एक मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि संभवतः कई बार ये होता है, कोर्ट्स, हाई कोर्ट कहती है कि आप, या पीपी का ये ऑब्जेक्शन होता है कि आप चार्ज पे जाकर के बहस कर लीजिए। क्वॉशिंग ऑफ द चार्जशीट एक वाइडर एम्बिट है, हाई कोर्ट के पास एक बड़ा स्फीयर है उसको देखने के लिए, और डिस्चार्ज की एप्लीकेशन का नैरो है। तो आपके सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि आप क्वॉशिंग ऑफ द चार्जशीट में जा सकते हैं और आपके पास जो डिस्चार्ज का है वो बाद में देखा जाएगा। करेक्ट। जो विकास सर ने शुरुआती दौर में बात कही कि फैमिली के 7-8 लोग, 10 लोग, जैसे घनश्याम सोनी के मामले में लड़के के माता पिता, उसकी 5 बहनें, सबको आरोपी, सब पे एलिगेशन। और खास बात एक और आपको बताना चाहूंगा कि इसी जजमेंट में जो टेलर था एक इनके पड़ोस में, जो उसके हस्बैंड का दोस्त था एक टेलर, उसको भी नामित कर दिया है कि उन्होंने सब उनके कहने पे, अब वो भी आदमी बेचारा भग रहा। जो डिस्टेंस रिलेटिव को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीजों से रिलेटिव बताया, एक तो ब्लड का संबंध, दूसरा एडॉप्शन संबंध और तीसरा मैरिज। इसके बाहर जो भी हैं कि लड़की ने लगा दिया कि लड़के के वो चाचा हैं दूर के, उनके लड़के की और पत्नी, तो ये रिलेशन नहीं चलेगा, ये आपको समझने वाली चीज है। इसीलिए विकास सर कह रहे हैं कि एफआईआर में देखिए किन लोगों के नाम है, और जो प्रथम है जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो डिस्टेंस रिलेटिव है, वो सबसे पहले आके उसको खत्म कराएं। जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, और इस जजमेंट से एक बात और निकल के आई है, घनश्याम सोनी वाले मैटर में ये कहा गया कि साल 1998 की कंप्लेन है और 2004 में जाके इस पर कॉग्निजेंस लिया गया। 468 सीआरपीसी के तहत 3 ईयर टाइम बार्ड था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा टाइम बार्ड नहीं है, उसको उन्होंने बताया, वो हमारे दर्शकों को एक बार जो उसमें बड़ा स्पेसिफिक है कि आप 468 के 3 पार्ट्स हैं कि अगर 1 साल तक का है तो 1 साल की है, 3 साल तक के ऑफेंस है तो 3 साल में कंप्लेंट डालनी है। अब कंप्लेंट आपने डाल दी, अब कोर्ट अगर 10 साल बाद, 15 साल बाद कॉग्निजेंस ले रहा है तो इसमें कंप्लेनेंट की कोई गलती नहीं। अगर एक 498A जो क्रूअल्टी का ऑफेंस है वो एक कंटिन्यूस ऑफेंस है। अगर 98 में विवाह हुआ है और उसका एलिगेशन है कि 99 से कंटिन्यूस ऑफेंस चल रहा है और उसकी कंप्लेंट अगर 2002 में आ गई है, तो 2004 में अगर उसकी कॉग्निजेंस ली गई है, तो अगर कोर्ट ने नीचे सेशंस कोर्ट ने माना कि वो टाइम बार्ड था, तो मुझे लगता है वो एक गलत जजमेंट थी, क्योंकि जब कंप्लेंट 2002 में आ गई और एफआईआर भी एफआईआर ना भी रजिस्टर हुई, एक प्रथम दृष्टि उसकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है। अब सिस्टम उसको कब कंप्लेंट को एफआईआर में कन्वर्ट करता है या कब कॉग्निजेंस लेता है, इसमें एक कंप्लेनेंट का कोई रोल नहीं है संभवतः, और इसलिए आप उसका राइट, यू कांट टेक अवे दैट राइट। तो वो एक राइट, एक सेशंस कोर्ट का एक गलत निर्णय था जिसमें उन्होंने कहा कि ये टाइम बार्ड है, और जिसको हाई कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया और इस बात को भी चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर पीरियड ऑफ लिमिटेशन के
नबज था सेशंस कोर्ट का, वो एक ऑर्डर सही था, लेकिन उन्होंने जो क्वॉश किया वो ग्राउंड्स अलग थे। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इसमें दो भाग में बट गया। उन्होंने कहा एक तो कि 468 की पीरियड ऑफ लिमिटेशन डजंट अप्लाई टू दिस ऑफेंस, क्योंकि कंप्लेन 3 साल के अंदर अंदर ही फाइल करी गई थी, और उन्होंने बाकी जो अक्यूज के खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स एफआईआर चल रही थी उसको क्वॉश कर दिया। ठीक है, यहाँ अब घनश्याम सोनी पे हम एक बार दोबारा उसी जजमेंट पे बात करेंगे। 2 पॉइंट इसमें सर निकल रहे हैं। पहला, एक व्यक्ति को 23 साल के बाद 498 से आज़ादी मिली। दूसरा ये है कि इस आज़ादी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिला उसको कैसे वो यूटिलाइज करे। घनश्याम सोनी के मामले में तो हस्बैंड वाइफ का जब ये 498 चल ही रहा था तभी डिवोर्स हो गया था, लेकिन अगर जजमेंट आपके पक्ष में आ जाता है तो उसको आप कैसे यूज करेंगे, मतलब खासकर हस्बैंड इस मामले में? देखिए विप्लव, आप जो क्रिमिनल एक्ट है आप उसको क्रिमिनलिटी के लिए ही निकल सकते हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर है और परिवार जनों के खिलाफ एफआईआर, तो वो एफआईआर क्वॉश कर दीजिए। अगर मेरा लगता है कि आपका इशारा कहीं अगर डिवोर्स प्रोसीडिंग के प्रति है, तो आप ये देखिए कि गलत कंप्लेंट फाइल करना भी एक क्रूअल्टी का ग्राउंड है। तो अगर आप उस ग्राउंड पे कि आप कंप्लेनेंट ने आपके खिलाफ झूठा मुकदमा एफआईआर कराई और जिस एफआईआर से को आप कानूनी प्रक्रिया से बाहर निकल के आए हैं, तो वो भी संभवतः एक ग्राउंड बनता है आपके लिए क्रूअल्टी का। लेकिन हाँ विप्लव, अब आप ये कहेंगे कि उस क्रूअल्टी के ग्राउंड की जो सेपरेशन है या डिवोर्स है उसमें सालों साल है विप्लव, वो तो मुझे लगता है संभवतः सरकार को देखने की चीज़ है, और इसीलिए शायद ये तीनों नए कानून आए कि हम जल्दी प्रक्रिया को कंप्लीट कर पाएं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं भी उस डेडलॉक को हटाने की, उस जो एक क्लॉग हुआ हो गया है सिस्टम, उस सिस्टम को क्लॉक को हटाने की व्यवस्था मुझे भी इन नए 3 कानूनों में भी कहीं नहीं दिखती। इस जजमेंट से हमको जो बू आ रही है और जो कानून की तरफ ले जा रहा है वो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। उसका क्या कानूनी सैंक्टिटी और क्या इस मामले में अप्लाई हो सकता है, कहा जा सकता है कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन था? बिल्कुल विप्लव, झूठी कंप्लेंट फाइल करना अपने आप में एक ऑफेंस है। अगर आप आईपीसी देखेंगे सेक्शन 195 में, आप एक झूठी कंप्लेंट अगर आप किसी को दे रहे हैं और उसके पास एक्सरसाइज करने की पावर है 340 में, हाँ, तो उसके खिलाफ कंप्लेंट की जा सकती है। लेकिन क्या है कि मैं आपको सच्चाई बताऊं, जब एक अक्यूज्ड या कोई भी लिटिगेंट 10 साल 15 साल इस सिस्टम से जूझता है, वो उस वक्त तो कहता है कि हाँ मैं जरूर प्रक्रिया करूंगा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के खिलाफ कंप्लेंट, लेकिन जिस दिन वो इन परिस्थितियों से निभास पाता है वो कहता है, हाथ जोड़ता है और कहता है मुझे अब इस तरफ दोबारा देखना भी नहीं है। मुझे लगता है ये व्यवस्था तो सरकार को और कोर्ट्स को देखना पड़ेगा कि जब वो ये देखते हैं कि ये झूठी एफआईआर हैं तो उन्हें हैवी कॉस्ट के साथ इन एफआईआर की क्वॉशिंग को अलाउ करना चाहिए, और कंप्लेनेंट के खिलाफ सख्त एक्शन, जब आप ये सख्त एक्शन लेंगे तभी ये नजीर बनेगी। और घनश्याम सोनी अपने आप में उदाहरण है कि आपने 23 साल एक आदमी का प्रोसिक्यूशन किया, खुद वो महिला पुलिस की सब इंस्पेक्टर है, और निश्चित रूप से अब तो प्रमोशन हो गया होगा। 23 साल के पहले वो सब इंस्पेक्टर थी, उसको कानून भी पता था, उसको नियम भी पता था, फिर भी 23 साल तक मुकदमा लड़वाया। जो इम्पोर्टेंट बात मैं थोड़ा सा विकास सर आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो विकास सर ने बात कही वो प्रैक्टिकल ये है कि आप क्या करते हैं, आप थक जाते हैं। विकास सर गए, आपको बढ़िया सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट दिला दिया, लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रिया है, जैसा उन्होंने कहा कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन पे आप फाइल कर सकते हैं, 340 की फाइल कर सकते हैं। बरेली से एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आया था, सेशन कोर्ट का जजमेंट था। लड़की ने 376 की एफआईआर करी थी, लड़का 5 साल 6 महीना 8 दिन जेल में रहा। 340 का एप्लीकेशन पे कोर्ट ने पूरी प्रोसेस किया, प्रक्रिया की, और पाया कि लड़की का झूठ का आरोप था। सर, इस मामले में जजमेंट करते हुए बरेली कोर्ट ने 5 साल 6 महीना 8 दिन की सजा भी करी। बरेली का बढ़िया कोर्ट का जजमेंट है, और साथ ही जितने पीरियड के समय वो लड़का कुछ करता कमाता उसका एवरेज लेके कंपनसेशन करीब वो 5 लाख रुपए बन रहा था, वो लड़की पे लगाया। तो इस तरह के फैसले नजीर बनते हैं, तो आपको भी उठ के आने की जरूरत है। जैसा विकास सर कह रहे हैं कि ये निश्चित रूप से 23 साल में घनश्याम सोनी और उसके परिवार के बीच उनके ऊपर क्या गुजरा होगा वही जानते होंगे, लेकिन उन्हें फर्दर बढ़ाना था। विकास सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और 498 को लेके, डीवी एक्ट को लेके, मेंटेनेंस को लेके आप बड़ा काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो हमारे दर्शक हैं वो आपके इस वीडियो से बड़ा लाभान्वित होंगे, और फिर अगेन
एक लास्ट, डरने की आवश्यकता नहीं है, कानून आपके साथ है। न्यूमरस जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, धड़ाधड़ खारिज हो रहे हैं, लेकिन आपको उठ के आना पड़ेगा। आप अगर ट्रायल कोर्ट में धक्के खाते रहेंगे और सोचेंगे कि 10 साल ये प्रोसेस हम चला के और फिर जीत लें ना, फिर तो आप वही परेशान हो गए, वही घनश्याम सोनी वाला हाल होगा। तो आपको उठ के प्रयत्न करने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।